हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओलंपियाड केमिस्ट्री। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एसिड बेस टाइट्रेशन ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब जो टाइट्रेशन थे उसके टाइप्स वगैरह हमने देखे थे। उसमें फर्स्ट जो था एसिड बेस टाइट्रेशन था। एसिड बेस टाइट्रेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग सेकंड टाइट्रेशन को डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, व्हाट इज रेडॉक्स टाइट्रेशन, इसके क्या टाइप्स होंगे, रेडॉक्स टाइट्रेशन कितने टाइप का होता है, ये हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ या उनका अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है, वो सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। सेकेंड टाइट्रेशन हम लोग डिस्कस करेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन ऐसी टाइट्रेशंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस इन्वॉल्व हों, तो हम बोल सकते हैं टाइट्रेशंस which are based on oxidation and reduction reactions are known as redox titration। उनको हम क्या बोल देंगे? रेडॉक्स टाइट्रेशन। इज इट क्लियर? अब मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन की। उससे पहले हम लोग देखते हैं ये जो रेडॉक्स टाइट्रेशंस हैं, ये रीएजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बेस पर डिफाइन होती है या क्लासिफाई की जाती है। कैसे? तो हम लिख सकते हैं यहां पर रेडॉक्स टाइट्रेशंस आर नेम्ड according to reagent और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट आप लोग यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडॉक्स टाइट्रेशन को नेम दे सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फर्स्ट इसके टाइप की बात करूं तो देखो, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन। कितने टाइप का होगा? तो फर्स्ट है, अगर मैं पोटेशियम परमैंगनेट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रीएजेंट की फॉर्म में यूज करता हूं, तो मैं उस टाइप की टाइट्रेशन को या रेडॉक्स टाइट्रेशन को क्या बोलूंगा? परमैंगनेट टाइट्रेशन या परमैग्नोमेट्री टाइट्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट होगा परमैंगनेट टाइट्रेशन। यहां पर जो रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे वो क्या होगा? KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। इज इट क्लियर? सेकंड जो है वो क्या होगा अपने पास? डाइक्रोमेट या डाइक्रोमेट्री, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट टाइट्रेशन। जब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज करूंगा या रिएजेंट क्या यूज करूंगा? K2Cr2O7। ठीक है, तब मैं इसको क्या बोलूंगा? डाइक्रोमेट टाइट्रेशन। और थर्ड टाइप का जो रेडॉक्स टाइट्रेशन है वो है अपने पास आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। यहां पर मैं आयोडीन को एज ए रीएजेंट यूज करूंगा। इज इट क्लियर? तो ये था अपने पास टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यहां पर परमैंगनेट टाइट्रेशन। देखो, रेडॉक्स टाइट्रेशन और भी होती हैं, लेकिन मेनली जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो ये हैं परमैंगनेट टाइट्रेशन, डाइक्रोमेट टाइट्रेशन, आयोडी एंड आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। अब यहां पर ये जो आयोडीमेट्री टाइट्रेशन है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टाइट्रेशन। इसको और क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टाइट्रेशन। और ये जो आयोडोमेट्री है, इसको हम बोलते हैं बैक टाइट्रेशन। इसको और क्या बोलते हैं? बैक टाइट्रेशन। इज इट क्लियर? अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे परमैंगनेट टाइट्रेशन। इज इट क्लियर?
अब परमैंगनेट टाइट्रेशन या परमैंगनेट रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, तो जहां पर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या यूज करूंगा, KMnO4, उस टाइप की टाइट्रेशन को हम लोग क्या बोल देंगे, परमैंगनेट टाइट्रेशन। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इन विच पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर है। यहां पर ये जो KMnO4 का जो सोल्यूशन होगा इसको हम एज ए टाइट्रेंट यूज करेंगे। टाइट्रेंट क्या होता है मैं पहले बता चुका हूं, टाइट्रेंट होता है नॉन सोल्यूशन। ठीक है, ये होता है नॉन सोल्यूशन। तो एज ए नॉन सोल्यूशन या टाइट्रेंट हम लोग क्या यूज करेंगे, KMnO4 सोल्यूशन। इज इट क्लियर। सेकेंड पॉइंट है, यहां पर अगर मैं इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करूं तो वो होंगे एक तो मीडियम, किस मीडियम में रिएक्शन है, और सेकंड है वैलेंसी फैक्टर। तो जब भी हम रेडॉक्स टाइट्रेशन की बात करेंगे दो फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है मीडियम, किस मीडियम में रिएक्शन हो रही है, किस मीडियम में टाइट्रेशन हो रहा है, और सेकंड है वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर डिपेंड करेगा मीडियम पर, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, मीडियम और वैलेंसी फैक्टर। तो अगर आप लोगों को मीडियम क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो क्वेश्चंस जो हैं वो टाइट्रेशन के, रेडॉक्स टाइट्रेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली आपसे मोलरिटी की टर्म में दिए होंगे, नॉर्मेलिटी पूछी जाएगी या नॉर्मेलिटी की टर्म में देगा, मोलरिटी पूछेगा या अमाउंट पूछेगा या मोल्स पूछ सकता है। तो वैलेंसी फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के कन्वर्जन में। ठीक है, अब मीडियम के अकॉर्डिंग ही वैलेंसी फैक्टर डिसाइड होगा। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये मीडियम के अकॉर्डिंग ही वैलेंसी फैक्टर डिसाइड करता है, वैलेंसी फैक्टर चेंज करता है। ठीक है, यह मीडियम के अकॉर्डिंग इनमें वैलेंसी फैक्टर में चेंज आता है। इज इट क्लियर। तो ये दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं KMnO4 की बात करूं तो ये जो KMnO4 है, KMnO4 एक्ट एज सेल्फ इंडिकेटर। ये किसकी तरह वर्क करता है, सेल्फ इंडिकेटर। ठीक है, ये पिंक कलर का सोल्यूशन होता है, इसका जो सोल्यूशन है वो किस तरह का होगा, पिंक सोल्यूशन। अगर नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो देखो इट इज यूज्ड, KMnO4 जो है वो किसके लिए यूज करेंगे, इट इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ, किसका एस्टिमेट लगा सकते हैं हम लोग, किसका एस्टिमेशन कर सकते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, फेरस सॉल्ट्स, ऑक्जेलेट्स एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। इन सब का हम एस्टिमेट लगा सकते हैं किसके थ्रू, परमैंगनेट टाइट्रेशन के थ्रू, जहां पर हम KMnO4 को एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। इसका जो सोल्यूशन होगा वो पिंक कलर का सोल्यूशन होगा। एंड पॉइंट पर भी ये पिंक कलर ही देगा, मतलब एंड पॉइंट मतलब जहां पर टाइट्रेशन कंप्लीट होगी। किस तरह से टाइट्रेशन होती है मैं थोड़ा सा रफ आइडिया आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, यहां पर ये क्या है, ब्यूरेट में पहले ही बता चुका हूं, ये है अपने पास ब्यूरेट। ठीक है, ये है अपने पास कॉनिकल फ्लास्क, ये है अपने पास स्टॉप कॉर्क। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ब्यूरेट है इसके अंदर हम लोग क्या ले लेंगे, KMnO4 जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, ड्रॉप वाइज यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे इसको कॉनिकल फ्लास्क में। कॉनिकल फ्लास्क में क्या रखा होगा, अननोन सोल्यूशन या कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन होगा जिसका एस्टिमेट आप लोगों को लगाना है, जिसकी कंसंट्रेशन या जिसका अमाउंट आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर होगा अननोन सोल्यूशन। आप लोगों को पता है अननोन सोल्यूशन का वॉल्यूम फिक्स रहेगा, वॉल्यूम तो आप लोग मेजर करके यहाँ पर डाल सकते हैं। इसकी नॉर्मेलिटी अगर आप लोग कैलकुलेट कर लें या वैलेंसी फैक्टर अगर आप लोगों को पता चल जाए तो मोलरिटी भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो ये जो नॉन सोल्यूशन है इसकी नॉर्मेलिटी तो आप लोगों को पता है N1, और वॉल्यूम यहाँ से ब्यूरेट के थ्रू मैं वॉल्यूम भी निकाल सकता हूँ, मतलब इसके मिली इक्विवेलेंट आप लोगों को पता है, इसके मिली इक्विवेलेंट पता है, इसका वॉल्यूम पता है। ठीक है, तो एंड पॉइंट पर क्या होगा, देखो ये कलरलेस सोल्यूशन होगा। ये कैसा होगा, कलरलेस। अब एक टाइम जब ड्रॉप वाइज आप लोग इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, वहां पर भी ये कलरलेस रहेगा, लेकिन जैसे ही एक भी ड्रॉप एक्स्ट्रा जाएगी ये पिंक कलर शो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ये पिंक कलर शो करेगा एंड पॉइंट पर ये क्या देगा, पिंक कलर का सोल्यूशन या पिंक कलर देना स्टार्ट कर देगा। पिंक कलर, ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट पर कॉनिकल फ्लास्क में पिंक कलर दिखाई देगा तो मैं स्टॉप कॉर्क को क्लोज कर दूंगा, टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, N1V1 मान लेते हैं। यहाँ पर ब्यूरेट में वॉल्यूम कितना था, पहले 100 था,
अब कितना हो गया 40, तो टोटल कितना कंज्यूम हुआ 60 ml। तो यहाँ से नॉर्मेलिटी मुझे पता है, वॉल्यूम मुझे पता चल जाएगा, इसका वॉल्यूम फिक्स मैंने लिया ही था, नॉर्मेलिटी में कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो N1V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N2V2, किस कंडीशन में, इक्विवेलेंस पॉइंट पर। आप लोगों को पता है किसी भी परफेक्ट टाइट्रेशन में जो एंड पॉइंट है वो इक्विवेलेंस पॉइंट के इक्वल होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या होगा, दोनों जो अननोन और नॉन सॉल्यूशन है उनके मिली इक्विवेलेंट इक्वल होंगे। तो जो नॉन सॉल्यूशन है और अननोन सॉल्यूशन है दोनों के मिली इक्विवेलेंट इक्वल कर दूंगा। मुझे N2 कैलकुलेट करना है, तो N1V1 अपॉन V2, इस तरह से आप लोग नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप लोगों को रिएक्शन भी दी हुई है तो वहां से आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हो, वैलेंसी फैक्टर। अगर आप लोगों को वैलेंसी फैक्टर मिल जाएगा तो आप नॉर्मेलिटी को किस में कन्वर्ट कर दोगे, मोलरिटी में। कैसे, नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, मोलरिटी, या नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो यहां से आप मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप लोगों को मोलरिटी मिल जाएगी तो आप नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सॉल्यूशन में कैलकुलेट कर सकते हो। मोल्स अगर आप लोगों को पता चल जाएंगे तो आप लोग मास कैलकुलेट कर सकते हो। पर्टिकुलर जो आप लोगों ने सॉल्ट लिया है या जो आयन आप लोगों ने लिया है उसका मास या मोल्स आ सकते हैं। क्लियर। तो ये इस तरह से एस्टिमेट या एस्टिमेशन किया जाता है इस टाइट्रेशन के थ्रू। इसको बोलते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। किस टाइप की रेडॉक्स टाइट्रेशन है, अगर मैं KMnO4 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहा हूं तो हम बोलेंगे इसको परमैग्नेट टाइट्रेशन। इज इट क्लियर। ये सेल्फ इंडिकेटर है, ठीक है, खुद इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है, एंड पॉइंट पर पिंक कलर देगा। बात समझ में आ गई। अब ये तो बात हुई टाइट्रेशन की, लेकिन अगर मैंने आपसे कहा था दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एक मीडियम और एक वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करना है तो वैलेंसी फैक्टर पता होना चाहिए। क्वेश्चंस में क्या होगा, क्वेश्चंस में आप लोगों को मीडियम प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल KMnO4 रिएक्ट कर रहा है किसी भी सॉल्ट के साथ और वो रिएक्ट कर रहा है एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में, तो वहां पर वैलेंसी फैक्टर कैसे चेंज होगा। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं एसिडिक मीडियम की बात करता हूं, इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो जो KMnO4 है मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, MnO4 माइनस। ये MnO4 माइनस जो है वो एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mn+2 में। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो +7, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2। तो वैलेंसी फैक्टर या टोटल चेंज कितना आया 5 का, पर एटम कितना चेंज है 5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। देखो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तभी किस में कन्वर्ट हुआ होगा +2 में। तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर कितना लिया जाएगा 5। अगर आप लोगों से पूछा जाए KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट बताओ एसिडिक मीडियम में, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन 5 क्यों लिया एसिडिक मीडियम में, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर एसिडिक मीडियम में कितना आता है 5। वहीं पर अगर मैं आप लोगों से कहूं बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर चेंज हो जाएगा। कैसे है, ये जो MnO4 माइनस है ये किस में कन्वर्ट होता है, MnO4 -2। इट मीन्स यहां पर कितना है +7, यहां पर कितना होगा +6। तो पर एटम कितना चेंज आ रहा है 1, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ही गेन किया है किस कंडीशन में, बेसिक मीडियम में। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 1। कोई आपसे पूछे KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलर मास, जिसको हम M भी बोल सकते हैं यहाँ पर, M डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर 1। थर्ड केस जो है वो है न्यूट्रल मीडियम। अगर मैं न्यूट्रल मीडियम की बात करूं तो न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, ये जो MnO4 माइनस है, MnO4 माइनस ये किस में कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। इट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +7, यहाँ पर कितना होगा +4। तो वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर चेंज देखेंगे तो वैलेंसी फैक्टर होगा 3। इट मीन्स इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा M/3। मेन क्या है अपने पास, वैलेंसी फैक्टर। क्लियर। तो देखो मीडियम चेंज हो रहा है, वैलेंसी फैक्टर चेंज हो रहा है, वैलेंसी फैक्टर चेंज होगा तो मोलरिटी चेंज होगी, मोलरिटी चेंज होगी तो मोल्स चेंज होंगे, मोल्स चेंज होंगे तो अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है एसिडिक मीडियम बोल रहा है, बेसिक मीडियम बोल रहा है या न्यूट्रल मीडियम बोल रहा है। इज इट क्लियर। तो मीडियम काफी इंपॉर्टेंट है और मीडियम पर डिपेंड करता है वैलेंसी फैक्टर। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में या रेडॉक्स की कभी भी हम बात करेंगे तो वहां पर वैलेंसी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट होगा डाइक्रोमेट टाइट्रेशन। नाम से ही पता चल रहा है। अब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या यूज करूंगा, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब देखो यहां पर जो होगा यहां पर भी वैलेंसी फैक्टर इंपॉर्टेंट है।
अगर मैं यहाँ पर इंडिकेटर की बात करूँ तो इंडिकेटर जो है वो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर सेल्फ इंडिकेटर नहीं होगा, इंडिकेटर यूज़ करना पड़ेगा। जो इंटरनल इंडिकेटर हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है डाइफेनिल एमाइन। डाइफेनिल एमाइन जो है वो ग्रीन टू वायलेट कलर में चेंज होता है एंड पॉइंट पर। ये ग्रीन कलर का होगा और ये वायलेट कलर में चेंज हो जाएगा कब, एंड पॉइंट पर। तो यहाँ पर इंडिकेटर हम क्या यूज़ करते हैं, डाइफेनिलमाइन। वैसे इन सब का कोई यूज़ नहीं होता है जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये वैसे ही इंफॉर्मेशन के लिए टाइट्रेशन किस तरह से होगी। डाइक्रोमेट टाइट्रेशन कब यूज़ करेंगे, इट इज़ यूज्ड फॉर estimation of ferrous salt एंड आयोडाइड्स। ये इनके लिए या इनके एस्टिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है डाइक्रोमेट टाइट्रेशन को। नेक्स्ट ये किस तरह से चेंज शो करेगा, तो एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में इसका वैलेंसी फैक्टर कैसे चेंज होगा। ये मीडियम है, वैलेंसी फैक्टर कैसे चेंज होगा, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Cr2O7 -2। ये एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में एक जैसा वैलेंसी फैक्टर चेंज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2Cr+3। तो अगर आप लोग Cr2O7 में यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना आएगा +6। ठीक है, यहाँ पर क्रोमियम के कितना एटम है 2, तो इस तरफ भी बैलेंस करूंगा 2, तो टोटल चेंज कितना आ रहा है वैलेंसी फैक्टर में, तो वैलेंसी फैक्टर का टोटल चेंज हो जाएगा एक एटम पर +3, मतलब एक एटम पर 3 का चेंज है तो 2 पर कितना होगा 2 × 3 मीन्स 6 का। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। अगर K2Cr2O7 के इक्विवेलेंट वेट की बात की जाएगी तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा m/6। बस यही सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, मेन होता है वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मीडियम आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसके बेसिक मीडियम की बात करूं तो बेसिक मीडियम में ये कोई चेंज शो नहीं करेगा। बेसिक मीडियम में K2Cr2O7 किसी तरह का वैलेंसी फैक्टर चेंज नहीं करता है। क्लियर है, तो ये है अपने पास डाइक्रोमेट टाइट्रेशन। यहाँ पर इंडिकेटर हम डाइफेनिलमाइन यूज करेंगे। अभी जो हम लोगों ने डाइक्रोमेट और परमैंगनेट टाइट्रेशन को डिस्कस किया है उसके रिगार्डिंग ये टेबल है। इस टेबल के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं किस तरह की रिएक्शंस जो हैं वो टाइट्रेशन में इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो मैंने आप लोगों को कहा था जो परमैंगनेट टाइट्रेशन है वो ऑक्जेलेट आयंस के लिए, फेरस सॉल्ट्स के लिए या H2O2 के एस्टिमेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, या डाइक्रोमेट जो है वो फेरस सॉल्ट्स के लिए या आयोडाइड्स के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर वही हमने लिए हैं। तो देखो यहाँ पर जो ये टेबल है इसमें क्या लिया हुआ है हमने, एस्टिमेशन ऑफ, इट मीन्स इनका एस्टिमेशन करना है किसके थ्रू, बाय टाइट्रेशन विद, ये परमैंगनेट टाइट्रेशन, यहाँ पर परमैंगनेट टाइट्रेशन है, यहाँ पर डाइक्रोमेट के थ्रू टाइट्रेट किया गया है, यहाँ पर परमैंगनेट के थ्रू टाइट्रेट किया गया है। कौन कौन सी रिएक्शंस इन्वॉल्व है, वैलेंसी फैक्टर किस तरह से चेंज हो रहा है, ये सब आप लोग देख सकते हैं। किस तरह से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में कहा था ये जो हम लोग यूज करेंगे डाइक्रोमेट और परमैंगनेट, ये यहाँ पर किसकी तरह वर्क करेंगे, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट मीन्स इनका क्या होगा, रिडक्शन। क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है, हमने टाइट्रेट किया है H2O2 को किसके थ्रू, परमैंगनेट के थ्रू। अब आप लोगों को पता है परमैंगनेट सेल्फ इंडिकेटर है और ये क्या करेगा, एंड पॉइंट पर पिंक कलर देकर और वहां पर एंड पॉइंट होगा और वहां पर हम टाइट्रेशन को क्लोज कर देंगे। तो देखो क्या रिएक्शन होगी, तो H2O2 यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो H2 जो है वो -1 से कहां पर चला जाएगा, +1 में। इज इट क्लियर। तो H2O2 में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर O2 जो था वो किस में है, -1 में, और यहाँ पर किस में जा रहा है, 0 में। तो टोटल चेंज कितने का आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर H2O2 के केस में ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर होगा 2, और यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर +7 से ये +2 में जा रहा है। तो वैलेंसी फैक्टर कितना है, वैलेंसी फैक्टर 5। इज इट क्लियर। यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2 वैलेंसी फैक्टर का मतलब क्या है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, इट मींस H2O2 क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज। क्यों, क्योंकि ये माइनस से प्लस में जा रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो H2O2 का क्या है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। इट मींस ये क्या है,
रिड्यूसिंग एजेंट, और MnO4 जो है हम स्टार्टिंग में बोल दिया ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लास्ट वाले कॉलम में हम लोगों ने देखा है रिलेशन बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या रिलेशन है। अगर आप लोग देखेंगे तो ओवरऑल जो भी रिएक्शंस होती हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, रेडॉक्स की बैलेंसिंग के टाइम पर मेन जो बैलेंसिंग होती है वो किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। अगर इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस है इट मींस देखो किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स दिखाई नहीं देनी चाहिए, तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे उतने इलेक्ट्रॉन गेन हुए होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। तो सेकंड वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फर्स्ट को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों तरफ 10-10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इट मींस यहां से एक रिलेशन निकल के आएगा। इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको पूरी को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो होगा क्या, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 5। इट मीन्स 5 मोल ऑफ MnO4 माइनस जो रिड्यूस हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ H2O2। तो ये रिलेशन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, 5 मोल्स ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस, मतलब इतने H2O2 इतने MnO4 को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। ये रिलेशन वर्क करता है किसमें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में ये हेल्प करेगा आप लोगों की। तो यहाँ पर ये रिलेशन कैसे आया, तो ये सब आप लोगों को दिमाग में रखना है कि H2O2 जनरली O2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर 2 आएगा। तो या तो रिएक्शन आप लोगों को दी होगी या फिर आप लोगों को ये लर्न करनी है, दिमाग में रखना है किस तरह से चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का रिलेशन हमें देखने को मिलेगा। ये मोल्स में रिलेशन है, आप लोगों को मोल्स की टर्म में, अमाउंट की टर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, मोलरिटी की टर्म में, नॉर्मलिटी की टर्म में। तो अगर मोलरिटी की टर्म में दिया हुआ है तो वैलेंसी फैक्टर इंपॉर्टेंट है, और मोल्स की टर्म में है तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन कहाँ से आया, इस इक्वेशन के थ्रू। इक्वेशन को देखकर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस किया, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते ही मेरे पास इन दोनों में रिलेशन आ गया, किसमें, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा ही इस पूरी टेबल में हो रहा है। अगर आप लोग देखेंगे फेरस सॉल्ट की मैं बात करता हूं तो पोटेशियम परमैंगनेट है, तो यहाँ पर इसके थ्रू मैंने टाइट्रेट किया है फेरस सॉल्ट को। अब आप लोगों को पता है Fe+2 में है तो किस में जा सकता है मैक्सिमम, +3 में। तो +2 से +3 वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ, 1। तो यहाँ पर इसका तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 1, और इसका वैलेंसी फैक्टर देखो एसिडिक मीडियम में बिल्कुल फिक्स है। एसिडिक मीडियम कैसे पता चल रहा है, ये H+ के थ्रू। इस H+ से डिसाइड हो रहा है कि MnO4 जो है वो किस में है, एसिडिक मीडियम में। अगर बेसिक मीडियम में होता है तो वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा, न्यूट्रल में होगा तो वैलेंसी फैक्टर 3 हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करते हैं तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 मोल ऑफ Fe+2 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ये यहाँ से रिलेशन आएगा। नेक्स्ट थर्ड की बात करता हूं तो डाइक्रोमेट फेरस सॉल्ट के लिए फेरस सॉल्ट का एस्टिमेशन लगाना है, और अगर मैं डाइक्रोमेट से टाइट्रेट करता हूं तो क्या होगा, इस तरह की रिएक्शन होगी। डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में वैलेंसी फैक्टर क्या शो करता है, 6। टोटल वैलेंसी फैक्टर क्या शो करता है, ये 6, और यहाँ पर कितना होगा वैलेंसी फैक्टर, 1, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। जो रिड्यूस होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों में क्या रिलेशन निकल कर आया, 6 मोल ऑफ Fe+2 1 मोल ऑफ K2Cr2O7 को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। इज इट क्लियर। ऐसा ही नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट क्या है अपने पास, ऑक्जेलेट। तो ऑक्जेलेट के केस में क्या होगा, अगर आप परमैंगनेट टाइट्रेशन यूज करते हैं तो देखो जनरली जो ऑर्गेनिक एसिड हैं वो CO2 में कन्वर्ट होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पर अगर आप लोग कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना आएगा, +3, यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आएगा, +4, लेकिन कार्बन कितने हैं, 2, तो टोटल चेंज कितने का आया, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। इज इट क्लियर। +3 से +4 में ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक कार्बन पर 1 का चेंज है, यहाँ टोटल कार्बन कितने हैं, 2, तो कितना आ जाएगा वैलेंसी फैक्टर, 2। अब MnO4 एसिडिक मीडियम आप लोगों को पता है कितना शो करता है वैलेंसी फैक्टर, 5। इज इट क्लियर। दोनों के थ्रू अगर मैं रिलेशन निकालता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल कर देंगे। यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, 5 मोल ऑफ ऑक्जेलेट क्या करेंगे, 2 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस को रिड्यूस करेंगे। ये सब रिलेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, इसके थ्रू आप लोग वैलेंसी फैक्टर पता कर सकते हो, ठीक है। ये टाइट्रेशन है, ये तो मैं बता चुका हूँ, ये तो क्वेश्चन में भी दिया होगा। इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस और रिलेशन। रिएक्शन के थ्रू आप लोग वैलेंसी फैक्टर और साथ में रिलेशन निकाल सकते हो। इज इट क्लियर, ठीक है। रेडॉक्स टाइट्रेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। उनमें से फर्स्ट न्यूमेरिकल है, how many moles of K2Cr2O7 are reduced by 1 mole of
ठीक है, रेडॉक्स टाइट्रेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर। उसमें से फर्स्ट न्यूमेरिकल है हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2Cr2O7 आर रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड। मतलब ये कहना चाह रहा है 1 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड से कितने मोल जो हैं K2Cr2O7 के वो रिड्यूस होंगे। रिड्यूस क्यों होंगे? क्योंकि जो रेडॉक्स टाइट्रेशन है उसमें K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं Cr2O7-2 एसिडिक कंडीशन में तो ये 2Cr+3 में चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं वैलेंसी, देखो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, यहाँ पर अगर मैं वैलेंसी फैक्टर की बात करूंगा तो वो कितना होगा 6। वहीं पर अगर मैं फॉर्मिक एसिड की बात करता हूँ तो आप लोगों को याद रखना है जनरली जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो ये क्या होंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडाइज्ड होकर किस में कन्वर्ट होते हैं CO2 में। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा X इज इक्वल टू, ये देखो X यहाँ पर हाइड्रोजन +1, ये हाइड्रोजन भी +1, तो टोटल कितना हो जाएगा +2। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +2। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का कितना है +2 और यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा +4। तो जब आप लोग वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा 2। इज इट क्लियर? अब दोनों के वैलेंसी फैक्टर मुझे मिल चुके हैं। अब आप लोगों को पता है जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है उसमें क्या चलता है मिली इक्विवेलेंट्स। मेन क्या होता है इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपको इक्वल करने हैं। अब इन दोनों में रिएक्शन हो रही है तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो दोनों के इक्विवेलेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ फॉर्मिक एसिड। इज इट क्लियर? तो देखो इसके K2Cr2O7 के इक्विवेलेंट में इक्वल करूंगा तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं, आपको पता है इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो यहां पर मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा किसका K2Cr2O7 का, और इस तरफ क्या हो जाएगा मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर किसका फॉर्मिक एसिड का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो मुझे कैलकुलेट करने हैं K2Cr2O7 के मोल, तो इसको x मान लेता हूँ, वैलेंसी फैक्टर 6 इज इक्वल टू इसके मोल्स कितने हैं 1, वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू 1/3। तो आंसर क्या होगा अपने पास, यहाँ पर फॉर्मिक एसिड के 1 मोल से 1/3 मोल ऑफ K2Cr2O7 रिड्यूस होगा। इज इट क्लियर? कैसे पता चला, तो मेन क्या था वैलेंसी फैक्टर, मैंने आप लोगों को बताया था टाइट्रेशन में वैलेंसी फैक्टर और मीडियम इंपॉर्टेंट है। तो देखो मीडियम एसिडिक है उसके अकॉर्डिंग मैंने वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर लिया दोनों का। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो CO2 में ऑक्सीडाइज होंगे जनरली, और ये Cr2O7-2 ये 2Cr+3 में, ये मैं बता चुका हूं। दोनों तरफ इक्विवेलेंट इक्वल कर दिए। इक्विवेलेंट क्या होता है मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में बताया था इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के। तो यहाँ पर मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, इसके मोल कितने हैं x कैलकुलेट करने हैं, वैलेंसी फैक्टर 6, यहाँ पर 1 × 2 क्या है ये मोल्स हैं किसके फॉर्मिक एसिड के, वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में जो टाइट्रेशन के क्वेश्चन है वो काफी इजी होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या चलेगा, इक्विवेलेंट आपको इक्वल करने हैं बस, उसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा वैलेंसी फैक्टर। इज इट क्लियर? सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, कैलकुलेट वॉल्यूम इन ml में कैलकुलेट करना है ऑफ 0.2 मोलरिटी KMnO4 रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 0.1 मोल ऑफ Fe+2 इन एसिडिक मीडियम। देखो यहाँ पर मीडियम दिया हुआ है, दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। मीडियम आपको दे रखा है एसिडिक, तो मैंने बताया था KMnO4 किस में कन्वर्ट होगा Mn+2, मतलब वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा 5। तो MnO4 का वैलेंसी फैक्टर मुझे पता चल गया है। अब देखो आप लोगों को पता है Fe+2 है, मतलब फेरस कंडीशन में है, तो ये किस में कन्वर्ट होता है ऑक्सीडाइज होकर। ये देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, तो इसका रिडक्शन होगा। तो जनरल सी बात है Fe+2 का क्या होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज होकर ये किस में कन्वर्ट होगा मैक्सिमम +3। Fe क्या करता है +2 और +3 शो करता है, तो Fe+2 +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना है तो देखो MnO4 माइनस जो है वो Mn+2 में कन्वर्ट होगा, यहाँ से वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा 5। और अगर मैं Fe की बात करता हूँ तो Fe+2 से किस में जाएगा Fe+3 में, वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा 1।
अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर देखो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया इसके 1 मोल ने, और इसके 1 मोल ने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, तभी तो वैलेंसी फैक्टर ये आए। अब देखो अगर मुझे देखो इक्वेशन को बैलेंस करना है तो दोनों तरफ मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है तो सेकंड इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई करते ही ये जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर भी ये 5 और यहाँ पर भी ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं, ओवरऑल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर एक रिलेशन निकल कर आएगा। रिलेशन क्या होगा, 5 मोल्स ऑफ Fe+2 किसको रिड्यूस करेंगे, 1 मोल ऑफ KMnO4। इज इट क्लियर? ये इसके 1 मोल को रिड्यूस करेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहां पर आपको कितना दे रखा है Fe+2 0.1 मोल, तो अगर इसका 1 मोल में लूंगा तो ये किसको रिड्यूस करेंगे, 1/5 मोल को। अगर ये 0.1 मोल हुआ तो कितना रिड्यूस होगा, 0.1/5, या फिर हम लिख सकते हैं 1/50, या मैं इसको बोल सकता हूं 0.02 मोल। अब आप लोगों को कंसंट्रेशन की टर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है और वॉल्यूम आप लोगों से पूछा है। अब देखो 0.2 मोलरिटी का क्या मतलब होता है, 1000 ml में KMnO4 कितना प्रेजेंट है, 0.2 मोल, यही मतलब होगा मोलरिटी का। 0.2 मोलरिटी क्या शो करती है, मोल पर लीटर। मोल किसके, सोल्यूट के। सोल्यूट क्या है, KMnO4। इट मींस 0.2 मोल प्रेजेंट है 1000 ml ऑफ KMnO4 सोल्यूशन। तो देखो 0.2 मोल प्रेजेंट है 1000 ml में, ऐसा लिख सकता हूं मैं, 0.2 मोल KMnO4 प्रेजेंट है 1000 ml में, तो 1 मोल किस में प्रेजेंट होंगे, 1000/0.2, और आपके पास जो आंसर आया नंबर ऑफ मोल्स वो कितना है, 0.02। तो 0.02 मोल्स के लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा मैं देख सकता हूं। तो यहां पर जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 100 ml। इट मींस 100 ml KMnO4 सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, 0.02 मोल्स ऑफ KMnO4, जो कि इसको रिड्यूस करने के लिए, Fe+2 को ऑक्सीडाइज करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो देखो यहां पर वैलेंसी फैक्टर से मैंने क्या किया, रिलेशन निकाला। किसका रिलेशन, मोल का रिलेशन। अगर आप लोग दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल कर देंगे तो यहां से एक रिलेशन निकल के आएगा, मोल का रिलेशन। यहां पर देखो, यहां पर ये 1 है, यहां पर 5 है, तो 5 मोल Fe+2 ऑक्सीडाइज होते हैं 1 मोल KMnO4 के थ्रू। तो ये रिलेशन मैंने यूज किया, इसके अकॉर्डिंग मैंने मोल्स निकाल लिए KMnO4 के, मोल्स के अकॉर्डिंग मैंने वॉल्यूम निकाल लिया। इज इट क्लियर? थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 मोल ऑफ KMnO4 या MnO4 माइनस विल ऑक्सीडाइज X मोल ऑफ फेरिक ऑक्जेलेट। ठीक है, यहां पर क्या है, फेरिक ऑक्जेलेट। फेरस ऑक्जेलेट होगा तो वैलेंसी फैक्टर अलग होगा, फेरिक ऑक्जेलेट है तो वैलेंसी फैक्टर अलग होगा। इन एसिडिक मीडियम, मीडियम आपको प्रोवाइड है यहां पर, तो आप लोग MnO4 का वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर 5। देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ X। अगर मैं फेरिक ऑक्जेलेट की बात करूं तो Fe की वैलेंसी यहां पर फेरिक में +3 होगी, और ऑक्जेलेट क्या होता है 2, तो मैं इसका फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, FeC2O4 होल थ्राइस। ठीक है, अब ये किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्जेलेट जो है वो CO2 में कन्वर्ट होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 3C2O4 -2, 3C2O4 -2 मतलब ऑक्जेलेट आयन जो है वो कितने हैं, 3। यहां पर दिखाई दे रहा है 1 मोल में कितना ऑक्जेलेट आयन है, 3 मोल। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट होंगे ये, CO2 में। कितना CO2 होगा, 6। ठीक है, ये भी ऑर्गेनिक एसिड है अपने पास, सॉरी सॉल्ट है, तो ये आयन CO2 में कन्वर्ट होगा। कितने CO2, 6 CO2। मैंने क्या किया, जिस स्पीशीज में चेंज होता है उसको हम बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर देखो कार्बन में कितना चेंज आ रहा है, यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो +4। मतलब पर एटम पर जो वैलेंसी फैक्टर का चेंज है वो कितना है, 1। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, एक कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हैं, 6, तो वो कितना लूज करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। या फिर अगर मैं वैलेंसी फैक्टर की बात करूंगा तो टोटल चेंज वैलेंसी फैक्टर में जो ऑक्सीडेशन स्टेट में टोटल चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6। क्यों आ रहा है, पर एटम पर 1 का चेंज है, तो 6 एटम है अपने पास टोटल कार्बन के, तो 1 × 6 मतलब वैलेंसी फैक्टर 6। अब देखो यहाँ पर फेरिक में क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये पहले से ही +3 कंडीशन में है, इसलिए मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज नहीं देखूंगा कि इसमें कोई चेंज
नहीं होगा। अब हम बात करते हैं MnO4 की। यहाँ आपको इसका वैलेंसी फैक्टर पता है, MnO4 माइनस जो है Mn+2 में कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में, तो ये हमें पहले से पता है। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल कर देंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ये फेरिक ऑक्सलेट या फिर ऑक्सलेट आयन भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ इक्वल करेंगे तो देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस, यहाँ पर आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, 1 मोल दिया हुआ है ये तो 1 इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना है 5 इज इक्वल टू, आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये किसके थ्रू, x मोल ऑफ फेरिक ऑक्सलेट के थ्रू हो रहे हैं, तो नंबर जो ऑक्सलेट के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं x, वैलेंसी फैक्टर कितना आया 6, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6 मोल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5/6। तो मेन क्या है वैलेंसी फैक्टर। जैसे ही आप लोगों को वैलेंसी फैक्टर पता चलेगा, आप लोग बहुत इजीली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल करके और x की वैल्यू या किसी वॉल्यूम की वैल्यू निकाल सकते हो, और नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो मीडियम और दूसरा वैलेंसी फैक्टर। इज इट क्लियर? आई होप आप लोगों को रेडॉक्स टाइट्रेशन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।